Hey guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing good. चलिए स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से। इसका ये एक्ट नंबर 2 है 1974 का। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 से पहले कोई भी इंडिया में यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए एक इट वॉज क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 जिसने फर्स्ट टाइम एक रिकॉग्निशन दिया वॉज सप्लांटेड बाय कोड ऑफ 1898। काफ़ी टाइम तक ये कोड अनचेंज रहा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आए 1923 एंड 1955 में। इसको अमेंड किया गया। आफ्टर द अमेंडमेंट लॉ कमीशन ने इस ओल्ड कोड के बारे में स्टडी किया और बहुत सारे रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस को कंसिडर करने के बाद अपना एक 41st रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर 1969 में। एंड दीज सजेशंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कोड ऑफ 1973। वो नए कोड जो हम पढ़ने वाले हैं या हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर सारे चेंजेस किए गए और इसको कब इन्फोर्स किया गया? 1 अप्रैल 1974 में। जब ये कोड ड्राफ्ट किया जा रहा था तो 3 बेसिक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए इसकी ड्राफ्टिंग की गई। सबसे पहला था फेयर ट्रायल किया जाएगा। सेकंड था अवॉइडेंस ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। और थर्ड था इसका पुअरर के साथ फेयर डील की जाएगी। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका शॉर्ट टाइटल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जैसा कि हर एक्ट का शॉर्ट टाइटल उस एक्ट का नेम होता है। सेकेंड इज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पे होता है। पहले इसका एक्सेप्शन था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आफ्टर दैट इट वॉज अमेंडेड एंड इज एप्लीकेबल ऑन द whole of India. इसका है provided that the provisions of this code other than those relating to chapter 8, 10 and 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland and tribal areas. इसका proviso कहता है कि this code is not applicable on the state of Nagaland and tribal areas except the chapter 8, 10 and 11, where the chapter 8 talks about security of peace, chapter 10 talks about public order, and chapter 11 is preventive action. Further, but the concerned state may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental and consequential modifications as may be specified in the notification. The state government is empowered to apply such provisions with modification. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। So that section 2 is definition clause, and we move to the definitions. In this code, unless the context otherwise requires, clause A talks about bailable offences. Bailable offences means an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence. Bailable offences वो offences होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं या फिर किसी और लॉ के द्वारा bailable बताए गए हैं। and non-bailable offences means any other offences. हमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बहुत ही प्रिसाइज सी डेफिनेशन दी हुई है, एंड बेलेबल ऑफेंसेस के बीच का हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। एक ऑफेंडर उसको राइट की तरह क्लेम कर सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो बेल ग्रांट करे या ना करे। बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों ही बेल ग्रांट कर सकते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स से कम का होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स से ज़्यादा का होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस आर कमिटिंग एफ्रे, गिविंग फॉल्स एविडेंस, अनलॉफुल असेंबली, ब्राइबरी।
etc. And non-bailable offenses are dacoity, rape, murder, etc. Further, we move to the next definition, that is charge. Charge includes any head of charge when the charge contains more than one. चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होता है ये बताया गया है यहाँ पे। चार्ज का सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं डिफाइंड। सो चार्ज में हेड ऑफ द चार्ज होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा हेड होते हैं। सपोज़ कि बहुत मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए गए तो मल्टीपल ऑफेंसेस को अलग अलग डिफाइन किया जाएगा, लेकिन उनका एक हेड ऑफ द चार्ज दे दिया जाएगा। So thus the code does not define what a charge is. A charge may be defined as a precise formulation of specific accusation made against a person of an offense alleged to have been committed by him. The charges must be specific and precise. Summon case trial और summary trial में formal charges frame नहीं किए जाते, जबकि वारंट केसेस में formal charges create किए जाते। Next is cognizable offenses. Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, for the time being enforce arrest without warrant. इसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन कॉग्निजेबल केसेस विच इज डिफाइंड इन क्लॉज L, a police officer has no authority to arrest without warrant. So हम इन cognizable offenses और नॉन cognizable offenses में डिफरेंस देखते हैं। नॉन cognizable offenses ट्राइबल offenses होते हैं जो less serious in nature than cognizable offenses, and cognizable offenses serious offenses consider किए जाते हैं। cognizable offenses में 3 years से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 3 years से कम का पनिशमेंट होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डॉरी डेथ, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, etc. And non-cognizable offenses are giving false information to a public servant, mischief, falsification of accounts. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर की लीगल ड्यूटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे विदाउट एनी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में परमिशन लेनी पड़ती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज पब्लिक रॉन्ग्स, ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज प्राइवेट रॉन्ग्स। देखिए, बहुत बार देखा जाता है कि जब एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो उस पूरे केस को कॉग्निजेबल केस की तरह हम कंसिडर करेंगे। अ केस कैन नॉट बी पार्टली कॉग्निजेबल एंड पार्टली नॉन कॉग्निजेबल। गॉट इट? Further, we move to the next definition is complaint. Clause D is complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, चाहे ओरली हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे जिसके अगेंस्ट कर रहे हो वो नोन हो या अननोन हो, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant. रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा फर्निश की गई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो उस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। Some differences between complaint and FIR. Complaint is made to the magistrate, where on the other hand FIR is given to an officer in charge of a police. Complaint is related to a cognizable or non-cognizable offences, where FIR is only related to a cognizable of complaint. A magistrate takes cognizance of an offence on a complaint made to him, where on the other hand FIR, a magistrate
cannot take cognizance of an offence on first information. Complaint generally does not include the report of a police officer, where FIR may be given by a police officer. Further, we move to the next definition is High Court. High Court means for each state, the High Court of that state. Second is for Union Territory to which the jurisdiction of the High Court of a state has been extended, that High Court, and for other UTs, the highest court of criminal appeal for that territory, but not the Supreme Court. Next definition is India. India means territories to which this code extends. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate of a query. ट्रायल अदर देन अ ट्रायल होती है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, ये देखने के लिए कि प्रमा फसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा. ऑल दोज प्रोसीडिंग्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस. ये फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस से पहले की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब चार्जेस फ्रेम नहीं हुए और इसका रिजल्ट कन्विक्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज एच इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए कंडक्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन जिनको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, बट अदर देन अ मैजिस्ट्रेट. सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी. इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर or by some other person which is authorized by a magistrate, who is authorized by a magistrate, and inquiry is made by a magistrate or court. Investigation is to collect evidences and inquiry का object होता है to determine the truth or falsity of certain facts with a view to taking rather action thereon. Investigation is an attempt to uncover the unknown facts, where inquiry begins with interrogation. Investigation is a judicial proceeding, on the other hand, an inquiry may be judicial or non-judicial. Next definition is judicial proceedings. Judicial proceedings includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken on oath, जिसमें evidences oath पर लिए जाते हैं. इसमें इंक्लूड है इंक्वायरी एंड ट्रायल. देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं, लाइक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स, एन इंक्वायरी बाय अ मैजिस्ट्रेट बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144, प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं एन एग्जामिनेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर, एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरीज, डिपार्टमेंट. लोकल जुरिस्डिक्शन हम आगे देखेंगे चैप्टर 13 जो सेक्शन 177 से 189 तक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया. ये भी सेक्शन 8 डिफाइन करता है कि कौन सा एरिया मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर और डीम माना जाएगा. एल हम देख चुके हैं नॉन कॉग्निजेबल. एम मोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जो पब्लिश की जाएंगे ऑफिशियल गैजेट में. एन डिफाइन करती है ऑफेंस के डेफिनेशन. ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. ऑफेंस कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसके लिए कोई पर्सन लीगली बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, लेकिन उसने वो एक्ट नहीं किया, सो ये वो पनिशेबल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स उस वक्त एनफोर्स में है. ओ की डेफिनेशन बस इतना ध्यान रखना है. अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होगा? जो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होगा. पी प्लेस की डेफिनेशन है जिसमें हमें ये पांचों चीज़ें याद रखनी है: हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल. Pleader when used with reference to any proceedings in any court
means a person authorized by or any other law for the time being enforced to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings. प्लीडर वो पर्सन होता है जो लीगली ऑथराइज्ड होता है, जो लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया होता है टू प्रैक्टिस इन सर्च कोर्ट, उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर कोई और पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है कोर्ट की परमिशन से. सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेज whether a non-legal person could be appointed as a pleader or not. So the answer is yes, a non-legal person could be appointed as a pleader with the court's permission. लेकिन वो permission बीच में ही withdraw की जा सकती है proceedings के, अगर उसका representative ये prove कर देता है कि वो reprehensible है. यह था हरिशंकर रस्तोगी केस AIR 1978 में. R is police reports. Police report, it means a report forwarded by a police officer to a magistrate under section 173 clause 2. subsection 2. subsection 2 में जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है. ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर द्वारा मैजिस्ट्रेट को दी जाती है. स्टेशन, it means any post or place declared generally or specifically by state government to be a police station and includes any local specified area. House is not a police station. जब तक कि डिक्लेयर नहीं किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बीट हाउस को हम पुलिस स्टेशन नहीं मानेंगे. T is prescribed. U is public prosecutor. Public prosecutor means any person appointed under section 24 and includes any person acting under directions of the public prosecutor. Public prosecutor वो पर्सन है जिसको सेक्शन 24 में अपॉइंट किया जाता है और वो किसके डायरेक्शंस पे काम करेगा, वो गवर्नमेंट पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ public prosecutor. B is subdivision. Subdivision is we also known as tehsil in Hindi. And next is 2W. W is summon case. Summon case means a case relating to an offence not being a warrant case. कितनी easy definition दी हुई है. summon case वो cases होते हैं जो warrant case नहीं होते. तो चलिए देखते हैं warrant case कौन से होते हैं. 2X में हम देखते हैं. Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. So, in short, we can say that 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट को हम वारंट केस कहते हैं. इसमें डेथ भी इंक्लूड होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी होगा और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी. तो 2 साल से कम वाले समन केसेस, 2 साल से ज़्यादा वाले वारंट केसेस. नेक्स्ट डिफरेंस अभी हमने देखा था कि समन केसेस में चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वारंट केसेस में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं. एंड इन वारंट केसेस अगर अक्यूज गिल्टी प्ली कर लेता है, द मैजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम. मैजिस्ट्रेट में का वर्ड यूज़ हुआ है. ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कन्विक्ट करे या ना करे. लेकिन समन केसेस में अगर अक्यूज प्ली गिल्टी कर लेता है तो मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद उसको कन्विक्ट कर देगा ऑन सच प्ली. वारंट केस में अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाता है. गाइस नोटेड डाउन कि डिस्चार्ज किया जाता है, अक्विट नहीं किया जाता. इसका मतलब अगर इन केस कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं या कंप्लेनेंट अपीयर हो जाता है तो उसको वापस से कॉल किया जा सकता है अक्यूज को कोर्ट में टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. वे इन द समन केसेस अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता तो अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया जाता है. चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन WA, जो 31 दिसंबर 2009 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. विक्टिम का डेफिनेशन, victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission
for which the accused person has been charged an expression victim includes his or her guardian or legal heir। वो पर्सन होता है जिसको लॉस या इंजरी हुई है किसी एक्ट के करने या फिर उस एक्ट के ओमिशन से, विच द अक्यूज पर्सन हैज़ बिन चार्ज, जिसके लिए अक्यूज पर्सन को चार्ज किया गया है। एंड विक्टिम इंक्लूड्स, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि विक्टिम के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। देन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर guardian and legal heir, okay। And the last definition is words and expression not defined but defined in IPC। वो words and expression जो यहाँ डिफाइन नहीं किए गए हैं उनको IPC से हम सेम, जिस तरह से IPC में डिफाइंड है उसी तरह से हम उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेक्शन 3 से कोई क्वेश्चन नहीं अराइज हुआ है आज तक, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर IPC एंड अदर लॉज। इसमें क्लॉज 1 बात करता है कि जितने भी ऑफेंसेस IPC में होंगे उनको इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर एंड ट्राई किया जाएगा इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड क्लॉज बात करता है एनी अदर लॉज की, लाइक NDPS, SC/ST एक्ट एंड JJ एक्ट। सो उन सारे एक्ट्स के प्रोविजंस को इस कोड के अकॉर्डिंग इंक्वायर एंड ट्राई किया जाएगा। 5 इज सेविंग, जहाँ पे सेविंग ये वो बताता है स्पेशल एंड लोकल लॉज, जहाँ पे स्पेशल एंड लोकल लॉज होंगे और उसके लिए अपना लॉ क्रिएट किया गया होगा ऑन स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर अगर किसी कोर्ट को दिए गए हैं तो उन पावर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वो लॉ प्रिवेल कर जाएगा इस कोड के ऊपर। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। एंड आपको हमारे चैनल से अगर इस तरह के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। थैंक यू।